आप जिस जात की प्रतिनिधि बनकर जो काम करते हैं उस जात उस समाज के लिए कुछ बेहतरी कीजिए। अभी भी बिहार का जो पासवान जाति है या फिर जो दलित शोषित वंचित जो लोग हैं उनका आप हाल देखिए ना जाके गांव में। और आप बात कर रहे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, मंत्री बनने लायक वो नहीं है। चिराग पासवान को तो ये पता ही है कि वो जनरल सीट पे तो वो लड़ने से रहे, और अगर वो लड़ेंगे भी तो जीत तो उनकी होगी नहीं। क्यों नहीं जीत होगी? अरे भाई, आप जिस जाति के नाम पे जो डंका पीटते हैं, कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा तो स्थापित है ना बिहार में। ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है, हमको समझ में नहीं आता है। बाकी टाइम में आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई घूमते रहते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो पूरा सेंटिमेंट आपका जाग जाता है और बिहार को ये महसूस दिलाने लगते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और जब बिहार के लोगों के साथ जब अत्याचार होता है अलग अलग विभिन्न राज्यों में, तो आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान कुछ सप्ताह पहले कह रहे थे कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि विधायक वाला चुनाव लड़ेंगे बिहार में। और शाहबाद में रैली भी किए, सुपर डुपर हिट रहा। और उसके बाद अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद है, उन्होंने भी पुष्टि की कि चिराग पासवान विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2025 में। और उसके बाद अभी जो खबरें आ रही है कि चिराग पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग पासवान के विषय में ये खबरें चल रही थी, और वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनके पार्टी के नेता लोग लड़ेंगे। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेत्री भाग्य भारती हैं और कांग्रेस पार्टी में भी हैं। चिराग पासवान का जो चल रहा था, केंद्र में मंत्री रहते हुए जो चर्चा चल रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अभी कह रहे हैं कि वो खुद नहीं लड़ेंगे, उनके पार्टी के नेता लड़ेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं उनको भी अपना औकात पता है कि बिहार में वो सिमट के रह जाने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में, और वो अपना बस वो एक हवाबाजी करने के लिए इस तरह का बयानबाजी की, और अपने जीजा जी से भी करवाएं, जो जीजा आयोग के तहत क्या क्या बना रहे हैं वो लोग मिल कर के हमारे एनडीए की सरकार में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को तो ये पता ही है कि वो जनरल सीट पे तो वो लड़ने से रहे, और अगर वो लड़ेंगे भी तो जीत तो उनकी होगी नहीं। क्यों नहीं जीत होगी? अरे भाई, आप जिस जाति के नाम पे जो डंका पीटते हैं, कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा तो स्थापित है ना बिहार में। और आप आरक्षित सीट से जो भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप जनरल पे आइएगा और आकर लड़िएगा तो आप नहीं टिक पाइएगा, ये बात जान लीजिए। क्योंकि आपने कभी मुद्दों की राजनीति नहीं की है, सिर्फ यहाँ के जनता को भटकाने की राजनीति की है। खुद जिस मुद्दे की वजह से राजनीति कैसे नहीं की? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लेके आए। कैसे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है? वो चिराग पासवान फर्स्ट और चिराग पासवान की जीजा फर्स्ट। पूरी राजनीति उनके इसी आधार पे है। आप उनके सारे सांसद को उठा के देख लीजिए, या तो वो उनके परिवार में हैं या तो किसी मंत्री विधायक के बेटा बेटी ही हैं। अभी कुछ दिन पहले ना एक मंत्री के बेटी का नाम सामने आया कि वो मतलब वो लड़ रही है लोजपा नाम भी ले लीजिए, वो लड़ रही है लोजपा से। उनके हस्बैंड जो पतिदेव है वो बन रहे हैं मेंबर अलग आरएसएस के कोटा से, और उनके जो पिता है वो जदयू के कोटा से। तो इस तरह का जो जनता को जो मतलब समझिए कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट दीजिए, और कुछ दिन में यहाँ की राजनीति ऐसे हो जाएगी कि ये धीरे धीरे संविधान से तो मतलब सोशलिज्म और सेकुलर जैसे शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं। रहा चुनाव लड़ने की बात, तो हम जनता अब चुनाव लड़ने के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि अगर कोई चप्पल पहनने वाला या चपरासी का बच्चा अगर चाहेगा कि हम चुनाव लड़ ले, तो बिहार या भारत की राजनीति अब इस कगार पे नहीं रही है कि कोई भी गरीब बच्चा आज के समय में चुनाव लड़ पाए। सपना तो देखना ही छोड़ दीजिए। जिसके पॉकेट में अच्छी पैसे होंगे, जिसके पास अच्छा धन बल होगा, आज के टाइम में उसी की टिकट हर पार्टी के अंदर। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या सोशलिस्ट पे आप कैपिटलिस्ट भारी हो रहा है? कैसे नहीं भारी हो रहा है? आप पूरे राजनीति को ही इस तरह से बना दिया गया। आप देखिए ना कि बीसीसीआई के मतलब उनको भेजा जा रहा है, अमित शाह के बेटा बन रहे हैं। यहाँ पे जो बिहार में जो अलग अलग जो रिजर्व जो सीट है, उन सीटों पर भी कौन लड़ रहा है? जो उनके उन समाज के जो मतलब एक मतलब मंत्री विधायक जो कई दशक से जो बनते आ रहे हैं, उनके दादा परदादा वही बनते आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी समाज का विकास करने के लिए ना रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन आप कह रहे हैं संभावी चौधरी के विषय में। चिराग पासवान एक नारा दिए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और पासी पासवान एक है। तो पासी पासवान एक है वाला कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए उन्होंने संभावी चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया, जिताया, क्योंकि पासी पासवान एक है। तो क्या पासी पासवान में मतलब कि आपको सिर्फ वही एक महिला नेत्री दिखती हैं? उनका क्या संघर्ष रहा है बिहार के सड़कों पर? वो महिला हैं, महिला होने के नाते वो संसद में है। उन्होंने कितने महिला मुद्दों के ऊपर काम किया, उन्होंने कितने दलित मुद्दों पर काम किया है, वो कितने दलितों के बीच जाकर आज के समय में काम कर रही हैं, और अपने जो उनका जो लोकसभा है वो कितने लोगों
तक अभी तक मदद दे चुकी हैं। उनके संसद होने से क्या दलित का कोई मतलब उद्धार हो पाया, कोई बदलाव हो पाया? रामविलास बदलाव ऐसे भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कि बदलाव तुरंत सब कुछ किए तुरंत सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे चीजें बदलती है और शांभवी चौधरी भी प्रयास कर रही है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल दें। जी आप सही कह रहे हैं, धीरे धीरे ही बदलती है। धीरे धीरे बदलने के चक्कर में अशोक चौधरी जी को हम अपने बिहार में उनको चुन करके विधायक, मंत्री और क्या क्या बनाए। हमें लगा कि धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे बदलते बदलते उनकी बेटी आज संसद बन गई। फिर हमको लगा कि धीरे धीरे बदलेगा और धीरे धीरे बदलते बदलते आज उनके पति मतलब किसी कोटे से जाकर के मेंबर बन गए। तो ये धीरे कोटे से, हाँ, ये धीरे धीरे का प्रक्रिया हम भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे और क्या क्या होगा। उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और वो धीरे धीरे चलता रहेगा कि जो विकास, आप जिस विकास की बात करें कि धीरे धीरे आएगा। और यही धीरे 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 जो मंत्री, विधायक, जो पूंजीपति जो लोग हैं वो धीरे धीरे राज करेंगे और हम जो गरीब, जो शोषित वर्ग है वो और धीरे 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 दबते चले जाएंगे। और समझिए कि आज के टाइम में जब हर चीज़ हमारे पहुंच से दूर होता जा रहा है, शिक्षा दूर हो जा रही है, मतलब पूरे स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है पूरे बिहार में। आप देखिए चिराग पासवान ही सिर्फ दोषी थोड़ी है, सभी पार्टी इस तरह की कर रही है, जनता दल यू कर रही है, बीजेपी कर रही है। तो आखिर वो भी तो इसी एनडीए के मतलब सहपाठी है ना। कांग्रेस भी कर रही है। कहाँ कांग्रेस कर रही है? आप देखिए जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ उस राज्य में अभी तक कितनी उन्नति की काम हो चुकी है। वहाँ पे महिलाओं को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, सिलेंडर का दाम कितना है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है। आप जितना भी इंडिया में जहाँ जहाँ इनका सरकार है आप देखिए किस गति से काम हो रही है। लेकिन वही जो पिछड़ा राज्य है ये ढोल पीटते हैं कि जंगल राज, जंगल राज। अभी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी इमरजेंसी, तो हम कह रहे हैं कि आपको भी तो हमने सत्ता में इतने सालों से रखा है, आप अपने मतलब कार्यकाल में क्या क्या किया आप ये गिनाइए ना। हम आपको तो मौका दिए ना। क्या इतना साल भी बहुत कम होता है? क्या इतना साल भी काम करने के लिए कम होता है? 5 साल के बाद ही चुनाव होता है। क्यों होता है? ताकि आप जनता के अंदर ये भरोसा बार बार आप दिलाते रहें कि आप काम कर रहे हैं। और जब आपको इतने सालों से आप जब सत्ता में हैं तो जब कोई काम नहीं हुआ तो इस बार सत्ता से निकलिए और महागठबंधन को जितने दीजिए। उसके बाद देखिए कि बिहार किस रफ्तार से काम करेगा, क्या विकास की गति होगी। हम वापस चिराग पासवान के सवाल पे आते हैं। चिराग पासवान आखिर क्यों विड्रॉ कर लिए? क्यों अब ये खबर चल रही है कि चिराग पासवान विधायक वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या लगता है? देखिए कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि वो तो गरीबों शोषितों के तो नेता हैं नहीं। वो पैसे धन बल के नाम पे वो अपने कोटे से मतलब रिजर्वेशन कौन नहीं है, वो समझिए कि वो बस नाम ले लीजिए, काम कर रहे हैं और वो जान केंद्रीय मंत्री हैं देश के, केंद्रीय मंत्री हैं। तो रामविलास पासवान जी का भी क्या था कि देखिए सरकार बने किसी का मंत्री रहेंगे हम। नीतीश जी का भी वही फंडा है कि सरकार बने किसी का सीएम रहेंगे हम। तो इस बार भी फिक्स है सरकार रहेगा किसी का, लेकिन नीतीश जी पूरे चक्कर में कि सीएम रहेंगे हम। तो कहीं ना कहीं चिराग जी के अंदर भी ये महत्वाकांक्षा जग रहा है कि मेरे बारे में भी बातचीत तो हम भी एक पॉपुलर नेता बन के उभरे। तो आप अपने रिजर्वेशन वाले सीट से निकलिए, आप एक बिहार के लिए काम कीजिए। आप अपने जो जीजा और मतलब इस तरह का जो काम कर रहे हैं आप उससे निकल कर बाहर आइए और जो सच में आप जिस जात की प्रतिनिधि बनकर जो काम करते हैं उस जात, उस समाज के लिए कुछ बेहतरी कीजिए। अभी भी बिहार का जो पासवान जाति है, पासी समाज जाति है या फिर जो भी जो दलित, शोषित, वंचित जो लोग हैं उनका आप हाल देखिए ना जाके गाँव में। उनकी लड़कियों के साथ हो रहा है। अभी भी वो जो काम करते हैं दिन भर उनको सही से उनका पैसा नहीं मिल पाता है। अभी भी वो खाने के लिए उनको किस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो उनका संघर्ष है ये कब तक चलेगा? जब ये पूरा वर्ल्ड आज ग्लोबल हो चुका है, एक डिजिटल क्रांति हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, और ऐसे दौर में भी हम बिहार के लोगों के हाथ में, मतलब आप गांव में जाइए कितने लोगों के हाथ में आपको फ़ोन तक नहीं मिलेगा। मतलब कि हम इतने उस मतलब लेवल से अभी भी दूर हैं। तो आप किस तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं? ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है हमको समझ में नहीं आता है। बाकी टाइम में आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई घूमते रहते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो पूरा सेंटिमेंट आपका जाग जाता है और बिहार को ये महसूस दिलाने लगते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और जब बिहार के लोगों के साथ जब अत्याचार होता है अलग अलग विभिन्न राज्यों में तो आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब आपके जात की महिलाओं के साथ जब होता है और उसमें जब आपके पार्टी के लोग जब सम्मिलित होते हैं तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और आप बात कर रहे हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, आपसे ये शोभा नहीं देता। हम बस यही कह रहे हैं, उनको तो मंत्री बनने लायक वो नहीं है, लेकिन कहिए कि वो एक कहते हैं ना कि बाप का राजपाट उनको मिला है, वही मिला है। और अगर जिस दिन
सत्ता की पलट होगी, जिस दिन जनता सच में समझ जाएगी कि ये नहीं चलेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, उस दिन देखिएगा वो जाकर दिल्ली में अपने छोटे मोटे घर में जाकर रहेंगे। आगामी कुछ वर्षों तक तो एनडीए भारी है, क्योंकि उनके पास राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है। अब तो जातीय जनगणना का मामला भी उनके फेवर में जा रहा है, क्योंकि वो जातीय जनगणना करवा रहे हैं। आप देखिए ना कि जातीय जनगणना कराने पर कितने बार वो हैं एनडीए की पार्टी, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी लगातार इन सवालों को उठाते रहे और वो लगातार ये कहते रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर रहा होगा कि अगर इन बातों पर अगर हम नहीं इसको ख़त्म किए, इस मुद्दे के ऊपर काम नहीं किए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसी पे राजनीति न करे, क्योंकि इस बार के भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कोई काट नहीं है कांग्रेस नहीं है। इस बार के आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो कहाँ पे आके सिमट गए। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया कि मंगलसूत्र, सिंदूर, राष्ट्रवाद, ये सब कोई चोचलाबाजी काम नहीं आने वाला है। पूरे तरीके से जनता जग चुकी है। वो महंगाई पर आपको वोट देगी, वो शिक्षा पे आपको वोट देगी, वो रोजगार पे आपको वोट देगी। तो ये राष्ट्रवाद, जाति पे आपको वोट देगी नहीं। आप जाति एक सत्य है और जाति का आधार पे वोटिंग होता है, लेकिन आप ये जानिए कि हर जात का तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। क्या समाज में आप चाहते हैं कि अभी भी वो जो सामंतवादी जो सोच विचारधारा के जो लोग जो सत्ता पे जो काबिज रहते थे एक समय में, क्या वो वही रहे? जो अंग्रेज जो चीज़ हमारे समाज में जो थोपना चाहता था वही रहे? बाबा भीमराव अम्बेडकर कुछ सोच समझ कर ही ना रिजर्वेशन बनाए होंगे। और हम ये जानते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जिसका जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसको उतना ज़्यादा भागीदारी हर जगह मिलना चाहिए। सिर्फ विधानसभा लोकसभा नहीं, हर संस्था में उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और हम कहेंगे कि अगर आप जनसंख्या अगर आप काउंट करना चाहते हैं, कास्ट सेंसस अगर आप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि आप पूरे ईमानदारी से कराएंगे। और जब आप पूरी ईमानदारी से कराएंगे तो आप ये डाटा पब्लिश करेंगे कि किसकी कितनी भूमिका कहाँ है, हर जो सेक्टर है वहाँ पे हर जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, उनकी जनसंख्या कितनी है, और उस हिसाब से फिर से फेरबदल करके उनकी उतनी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। इसकी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। ये तो सरकार क्लियर नहीं किया है कि हम जाति की जनगणना करवा करके उस आंकड़े का करेंगे क्या चाहती हैं आप उस आंकड़े का क्या हो? हम बिल्कुल चाहेंगे कि जिसके मतलब जाति के आधार पे तो सबसे पहले जनगणना होना चाहिए, और जिस जाति का जितना आबादी हो ये जांच होनी चाहिए कि जो विश्वविद्यालय है, जुडिशरी है, अलग अलग सेक्टर है, आप देखिए कि उस पर भी अभी भी किसी खास जाति का दबदबा है। अभी भी न्याय के लिए जब हम पुलिस थाने जाते हैं तो हमारा FIR दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो विभिन्न जाति के जज होने के कारण हमें न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हर सेक्टर में हर जाति के जब लोग रहेंगे तो हर इंसान को, हर जाति के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, उनका काम सही से हो पाएगा और समाज में हर कोई एक न्यायपूर्वक सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ में भाग्यवारती थी कांग्रेस की नेत्री। आपकी ये जो बातचीत है वो कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।